नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रोफेसर एन बी साठे आपलं सहर्ष स्वागत करतो आजच्या या 8व्या लेक्चरमध्ये. इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अँड मेजरमेंट या सब्जेक्टच्या 8व्या लेक्चरमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण लास्ट लेक्चरमध्ये फर्स्ट चॅप्टर पाहिला. ठीक आहे, त्यामध्ये काही एक्झाम्पल सॉल्व्ह केले होते आपण एररवरचे. नाव इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर सेकंड टॉपिक. And the name of the second topic is measurement of voltage and current. ठीक आहे, तर आपण या सेकंड चॅप्टरला सुरुवात करतोय विद्यार्थी मित्रांनो. सेकंड चॅप्टरचं आपलं टायटल तुम्हाला दिसतच आहे स्क्रीनवरती, मेजरमेंट ऑफ व्होल्टेज अँड करंट. यामध्ये पहिला पॉइंट पाहायचा आहे आपल्याला, टाइप्स ऑफ इंडिकेटिंग इन्स्ट्रुमेंट. ठीक आहे, इंडिकेटिंग इन्स्ट्रुमेंटचे टाइप्स पाहिजेत आपल्याला. त्यामध्ये मेनली 2 टाइपचे इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत तिथं. ठीक आहे, त्यामध्ये पहिला आहे पीएमएमसी इन्स्ट्रुमेंट, दॅट इज परमनंट मॅग्नेट मुव्हिंग कॉइल इन्स्ट्रुमेंट, आणि सेकंड आहे ईएमआय इन्स्ट्रुमेंट, दॅट इज मुव्हिंग आयर्न इन्स्ट्रुमेंट. ठीक आहे, तिसरा एक टाइप असतो डायनामोमीटर टाइप इन्स्ट्रुमेंटचा. ठीक आहे, तो आपण थर्ड चॅप्टर मध्ये पाहणारच आहे. ठीक आहे, तर इथं स्क्रीनवरती तुम्हाला पीएमएमसी दॅट इज परमनंट मॅग्नेट मुव्हिंग कॉइल इन्स्ट्रुमेंटची डायग्राम दिसते. ठीक आहे, ही डायग्राम सगळ्यांनी काढणं अपेक्षित आहे मेन एक्झाम मध्ये तुमच्या. ठीक आहे, सो हिअर इन दिस डायग्राम सम नेम्स आर गिवन. ठीक आहे, त्यामध्ये तुम्हाला दिसत आहेत दिस एन अँड एस आर दी परमनंट मॅग्नेट्स. ठीक आहे, एन आणि एस हे परमनंट मॅग्नेट आहेत. देन दिस इज द कोर, middle part of this lining portion is called as core. ठीक है, outer that core coil and former is denoted. ठीक है, हे सगळ्यात सेंटरचा जो पार्ट दाखवलेला इथं लाइनिंगचा तो आहे आपली कोर. त्यानंतर आउटर पार्ट त्याच्या कॉइल आणि फॉर्मर दाखवलेला आहे. नंतर इथं हा जो सेंट्रलचा जो पार्ट आहे दॅट इज कॉल्ड एज स्पिंडल, याला आपण स्पिंडल असं म्हणतो. नंतर ही जी आहे ती आहे आपली स्प्रिंग. ठीक आहे, नंतर हा जो पार्ट आहे दॅट इज कॉल्ड एज पायवोट अँड ज्युएल बिअरिंग. नंतर हा जो आहे आपला तो आहे पॉइंटर. सो दिस इज द पॉइंटर. सो दिस इज, या पॉइंटरच्या एका एंडला आपण बॅलन्स वेट कनेक्ट केलेला आहे. नंतर हा जो आहे तो आहे मिरर दाखवलेला आहे इथं. आणि हा जो आहे ही आहे आपली कॅलिब्रेटेड स्केल. ठीक आहे, सो दिस इज द सिंपल डायग्राम ऑफ दिस पीएमएमसी इन्स्ट्रुमेंट. नाउ विल सी द कंस्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ दिस पीएमएमसी टाइप ऑफ इन्स्ट्रुमेंट. ठीक आहे, सुरुवातीला प्रिन्सिपल पाहू आपण परमनंट मॅग्नेट मुव्हिंग कॉइलचं. त्याचं प्रिन्सिपल अतिशय सोपं आहे. ठीक आहे, त्यामध्ये बघा काय दिलंय. This type of instrument based on the principle that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, a force acts on the conductor to move it to one side and out of the field. ठीक आहे, हे प्रिन्सिपल आहे याचं पीएमएमसी टाइप इन्स्ट्रुमेंटचं. याच्यामध्ये हा फॅराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन जे आहे त्याचा हा फर्स्ट लॉ आहे. ठीक आहे, त्यामध्ये फॅराडेजचे 2 लॉ आहेत विद्यार्थी मित्रांनो, लक्षात ठेवा. त्यामध्ये पहिला आहे फॅराडेज फर्स्ट लॉ आणि दुसरा आहे फॅराडेज सेकंड लॉ. तो ये जो स्टेटमेंट अभी मैंने बोला दैट इज द स्टेटमेंट फॉर द फॅराडेज फर्स्ट लॉ, दैट इज व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. इसका मीनिंग क्या है कि जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और ये एक्सपीरियंस, जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उसकी वजह से अपना जो पॉइंटर है वो मूव होता है यहाँ पे एक साइड से. ठीक है, तो ये प्रिंसिपल पे आपका पीएमएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट वर्क होता है. ठीक है, ये है फैराडेज फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट. ठीक है, फैराडेज सेकंड लॉ का स्टेटमेंट ऐसा है, if the conductor cuts the magnetic lines of force then an EMF is induced in the conductor. ठीक है, जब
एक कंडक्टर क्या करता है, वहां के मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कट करता है, तब वो कंडक्टर में आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, ये फैराडे सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है। या फिर आप इन अनदर वर्ड्स इट कैन बी आल्सो स्टेटेड एज, उसका एक दूसरा भी स्टेटमेंट है, दैट इज द इंड्यूस ईएमएफ इन अ कंडक्टर is given by rate of change of flux linkage. The induced EMF in a conductor is directly proportional to rate of change of flux linkage. तो ये फैराडेज सेकंड लॉ का एक स्टेटमेंट है, जिसके ये स्टेटमेंट से हम वहां पे एक फॉर्मूला भी लिखते हैं इंड्यूस ईएमएफ का, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल पे आपका परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट वर्क होता है, ऑपरेट होता है। ठीक है, नाउ विल सी द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, फिर से एक बार आपको एग्जाम में जो डायग्राम निकालनी है ये निकालनी है, क्योंकि ये सिंपल एग्जाम्पल है, सिंपल डायग्राम है, सॉरी। तो ये सिंपल डायग्राम आप एग्जाम में निकाल सकते हो, ये निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन में क्या पॉइंट है देखो, इट कंसिस्ट ऑफ पावरफुल यू शेप्ड परमानेंट मैग्नेट मेड अप ऑफ अल्किनो। इसमें एक परमानेंट मैग्नेट है, यू शेप्ड का परमानेंट मैग्नेट है, जो कौन से मटेरियल से बनाया हुआ है, अल्निको ये मटेरियल से बनाया हुआ है, एंड सॉफ्ट आयरन पोल पीसेस बोर्ड आउट सिलेंड्रिकली, और उसमें सॉफ्ट आयरन पोल पीसेस भी होते हैं जो सिलेंड्रिकली बोर्ड किए होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो दिया है ये है सॉफ्ट आयरन कोर इज फिक्स्ड बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स हुज फंक्शंस आर। ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है आपकी, ठीक है, ये मैग्नेटिक पोल्स में फिक्स की होती है, और उसके यहाँ पे दो फंक्शंस दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में जो दिख रहा है वो आपको यहाँ पे सब पॉइंट्स ध्यान में रहने चाहिए। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल का पार्ट है ये है आपकी कोर। ठीक है, ये आपका परमानेंट है, ये यू शेप्ड आपका मैग्नेट है। ठीक है, यू शेप्ड परमानेंट मैग्नेट है जो अल्निको ये मटेरियल से बनाया हुआ होता है। ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट है। ये मूविंग कॉइल है अंदर जो दिख रहा है आपको, ये रेक्टेंगुलर कॉइल में रेक्टेंगुलर शेप में ये मूविंग कॉइल होती है। ठीक है, ये कोर है, ये मूविंग कॉइल है आपकी। ठीक है, बाद में यहाँ पे दो स्प्रिंग दिखाए हुए हैं। ठीक है, कंट्रोल स्प्रिंग जिसको बोलते हैं, ये अपर कंट्रोल स्प्रिंग है, ये लोअर कंट्रोल स्प्रिंग है। ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन रिंग है इसकी परमानेंट मैग्नेट की, और ये आपका है पॉइंटर। ठीक है, तो ये सिंपल इसका कंस्ट्रक्शन इसमें दिखाया हुआ है। अभी नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में क्या बोला है उन्होंने, सॉफ्ट आयरन कोर इज फिक्स्ड। सॉफ्ट आयरन कोर को आपको फिक्स रखना है दो मैग्नेटिक पोल्स में। ठीक है, दो मैग्नेटिक पोल्स में उसको फिक्स रखना है, और उसका फंक्शन क्या है, टू मेक द फील्ड यूनिफॉर्म। आपकी जो भी फील्ड रहेगी उसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए आपको वो सॉफ्ट आयरन की कोर को क्या करना है, मैग्नेटिक पोल्स के बीच में फिक्स करना है। ठीक है, और सेकंड उसका फंक्शन है टू डिक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ द एयर पाथ बिटवीन द पोल्स। ठीक है, जो भी आपका एयर पाथ रहेगा दो पोल्स के बीच में, वहां का रिलक्टेंस डिक्रीज करने के लिए ये आपको सॉफ्ट आयरन कोर क्या करनी है, दो मैग्नेटिक पोल्स में फिक्स करनी है, एंड हेंस इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स, और वहां का मैग्नेटिक फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब आपका रिलक्टेंस डिक्रीज होगा तब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट दिया है सराउंडिंग कोर इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल। सराउंडिंग के कोर के सराउंडिंग में यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स, जिसके हमने मेनी टर्न्स यूज किए हैं, टर्न्स। ठीक है, वाउंड ऑन अ लाइट एल्यूमिनियम और कॉपर फ्रेम, और वो हमें एक लाइट एल्यूमिनियम या कॉपर फ्रेम के ऊपर वाउंड करनी है। ठीक है, वो रेक्टेंगुलर कॉइल जो मेनी टर्न से बनाई है वो वाउंड करनी है हमें एल्यूमिनियम या कॉपर फ्रेम के ऊपर, विच इज सपोर्टेड बाय डेलिकेट बियरिंग्स, और जिसको सपोर्ट देना है ये दो डेलिकेट बियरिंग्स। ठीक है, सॉरी यहाँ पे
बियरिंग्स नहीं दिखाए हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 कंट्रोल स्प्रिंग्स दिखाए हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अ लाइट पॉइंटर फिक्स्ड टू दी फ्रेम। एक लाइट पॉइंटर जो है आपका, ये पॉइंटर वो फ्रेम को फिक्स किया है, ठीक है, फिक्स्ड टू दी फ्रेम एंड मूव्स ऑन अ कैलिब्रेटेड स्केल। और ये आपका पॉइंटर क्या होता है, वहां के कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर मूव होते रहता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू दी कॉइल। अब जितनी भी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप ये कॉइल में से पास कर रहे हो, उसके हिसाब से आपका ये पॉइंटर क्या होगा, वो कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर मूव होते रहेगा, ठीक है। नंतरचा पॉइंट आहे, द अल्युमिनियम फ्रेम प्रोव्हाइड्स नॉट ओनली सपोर्ट फॉर द कॉइल। ही जी अल्युमिनियम फ्रेम आहे, ठीक आहे, अल्युमिनियम फ्रेम जी आहे ती फक्त सपोर्टच करत नाही कॉइलला, तर आणखी काय करते, बट ऑल्सो अ डॅम्पिंग टॉर्क बाय द ईडी करंट्स इंड्यूस इन इट। ती काय करते, तिथे एक डॅम्पिंग टॉर्क सुद्धा प्रोड्यूस करते, ठीक आहे, ऑल्सो डॅम्पिंग टॉर्क बाय ईडी करंट्स इंड्यूस इन इट। डॅम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस झाल्यामुळे तिथं काय होणार आहे, ईडी करंट्स इंड्यूस होणार आहे, ठीक आहे। तर हे कन्स्ट्रक्शनचे पॉइंट्स आहेत, ठीक आहे। यामध्ये काय काय सांगितलं मी परत एकदा पॉइंट सांगतो, ठीक आहे। त्यामध्ये परमनंट मॅग्नेट घेतलेला आहे आपण यू शेपडचं, ठीक आहे, जो एका अल्निको या मटेरियल पासून बनवलेला आहे, ठीक आहे, आणि त्याच्यामध्ये सॉफ्ट आयर्न पीसेस आपण सिलेंड्रिकली बोर्ड केलेले असतात। सेकंड पॉइंट सांगितलेला आहे, त्यामध्ये एक सॉफ्ट आयर्न कोअर आपल्याला फिक्स करायची आहे 2 मॅग्नेटिक पोल्सच्या मध्ये, आणि त्या सॉफ्ट आयर्न कोअरचे हे 2 फंक्शन्स आहेत, टू मेक द युनिफॉर्म फील्ड युनिफॉर्म, इथली फील्ड युनिफॉर्म करणं, आणि दुसरं म्हणजे टू डिक्रीज द रिलक्टन्स डिक्रीज करायचा आहे। कशामधला रिलक्टन्स डिक्रीज करायचा आहे, बिटवीन द पोल्स मधला, ठीक आहे, आणि त्यामुळं रिलक्टन्स जर डिक्रीज झाला तर मॅग्नेटिक फ्लक्स काय होणार आहे, आपला तिथला इन्क्रीज होणार आहे। तिसरा पॉइंट दिलेला आहे, सराउंडिंग द कोअर द रेक्टेंग्युलर कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स वाउंड ऑन अ लाईट अल्युमिनियम और कॉपर फ्रेम। या कोअरच्या सराउंडिंग मध्ये एक रेक्टेंग्युलर कॉइल इथं दिसते तुम्हाला, ही रेक्टेंग्युलर कॉइल तिथं ज्याच्या आपण मेनी टर्न्स यूज केलेले आहेत, ती आपल्याला वाउंड करायची आहे एका लाईट अल्युमिनियम किंवा कॉपरच्या फ्रेमवरती, आणि त्याला सपोर्ट द्यायचा आहे आपल्याला डेलिकेट बियरिंग्सनं, ठीक आहे। इथं या स्पिंडल वरती 2 डेलिकेट बियरिंग सुद्धा प्रोव्हाइड केलेले असतात, ठीक आहे। नेक्स्ट पॉइंट दिलेला आहे, लाईट पॉइंटर फिक्स्ड टू दी फ्रेम मूव्स ऑन अ कॅलिब्रेटेड स्केल। एक लाईट पॉइंटर आपला जो आहे तो फिक्स केलेला असतो तिथल्या फ्रेमला, आणि तो आपल्या कॅलिब्रेटेड स्केलवरती मूव्ह होत असतो। जेवढी अमाऊंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपण पास करू त्या कॉइल मधून, तेवढ्या अमाऊंटनं हा पॉइंटर आपला त्या कॅलिब्रेटेड स्केलवरती मूव्ह होत असतो, ठीक आहे। आणि शेवटचा पॉइंट दिलेला आहे कन्स्ट्रक्शन मध्ये, अल्युमिनियम फ्रेम प्रोव्हाइड्स नॉट ओनली सपोर्ट फॉर द कॉइल। अल्युमिनियम फ्रेम जे आहे ते फक्त आपल्या कॉइलला सपोर्ट करत नाही, तर तिथं डॅम्पिंग टॉर्क सुद्धा प्रोड्यूस करते, आणि त्यामुळं ईडी करंट्स आपले तिथं इंड्यूस होत असतात, ठीक आहे। तर हे कन्स्ट्रक्शनचे पॉइंट्स आहे। नाउ विल सी दी वर्किंग, पीएमएमसी टाइप इन्स्ट्रुमेंटची वर्किंग पाहणार आहेत आपण, ठीक आहे। त्यामध्ये फर्स्ट पॉइंट काय दिलाय पहा, व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर करंट और वोल्टेज, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम कनेक्ट कर रहे हैं सर्किट में, वहां का करंट या फिर वोल्टेज मेजर करने के लिए, तो ऑपरेटिंग करंट फ्लोज थ्रू दी कॉइल, तब आपके कॉइल में से क्या होगा, आपका ऑपरेटिंग करंट फ्लो होगा, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट दिया है। सेकंड पॉइंट दिया है, सिंस द कॉइल इज कैरिंग करंट एंड इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट, अ मैकेनिकल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ठीक है। आपके कॉइल में करंट कैरी हो रहा है, और वो करंट कैरिंग कॉइल कहां पे प्लेस की है, मैग्नेटिक फील्ड में, जो परमानेंट मैग्नेट ने प्रोड्यूस किया होगा मैग्नेटिक फील्ड, उसमें हमने एक करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस किया है, तो उसकी वजह से वो करंट कॉइल के ऊपर एक मैकेनिकल फोर्स एक्ट होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने ऊपर जो प्रिंसिपल बोला था, ठीक है, उसके हिसाब से वो करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर एक फोर्स एक्सपिरियन्स होगा, ठीक आहे। समजलं। पहिल्या पॉइंट मध्ये काय सांगितलंय की जे आपण इन्स्ट्रुमेंट कनेक्ट करतो सर्किट मध्ये करंट किंवा व्होल्टेज मेजर करण्यासाठी, त्यामुळं ऑपरेटिंग करंट काय होणार आहे, आपल्या कॉइल मधून फ्लो होणार आहे। त्यामुळं कॉइल आपली एक करंट तिथं करंट कॅरी करणार आहे, आणि ती
कॉईल आपण कुठं प्लेस केलेली, तिथल्या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये, जी मॅग्नेटिक फील्ड परमनंट मॅग्नेटनं प्रोड्यूस केलेली त्यामध्ये आपण त्या कॉईलला प्लेस करतोय. त्यामुळं तिथं त्या कॉईल वरती एक मेकॅनिकल फोर्स ऍक्ट होणार आहे, जसं आपण वर्किंग प्रिन्सिपल मध्ये सांगितलं त्याप्रमाणे. ठीक आहे. नाव थर्ड पॉइंट काय दिलाय पहा. As a result, the pointer attached to the moving system moves in a clockwise direction over the graduated scale to indicate the value of current or voltage being measured. आता त्यामुळं मेकॅनिकल फोर्स तिथं ऍक्ट झाल्यामुळं कॉईल वरती आपला पॉइंटर जो अटॅच केलेला आहे तो पॉइंटर काय होणार आहे, आपल्या कॅलिब्रेटेड स्केल वरती क्लॉकवाईज डायरेक्शन न मूव्ह होणार आहे आणि आपल्याला तिथं जे काही करंट किंवा व्होल्टेज मेजर करायचंय त्याची व्हॅल्यू तिथं इंडिकेट होणार है. ठीक है. क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो पॉइंटर हमने अटैच किया है मूविंग सिस्टम को, ठीक है, वो मूव होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, वो ये कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर, और वहां पे जो भी हमें वोल्टेज या फिर करंट मेजर करना है उसकी वैल्यू हमें वहां पे डायरेक्टली इंडिकेट हो जाएगी. ठीक है. ये है आपका थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट दिया है, इफ द करंट इन द कॉइल इज रिवर्स्ड, अगर करंट जो है आपके कॉइल में का वो अगर रिवर्स हो गया, देन द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑल्सो रिवर्स्ड, तब आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. एंड सिंस द डायरेक्शन ऑफ द परमानेंट मैग्नेट इज सेम, आपके परमानेंट मैग्नेट की डायरेक्शन तो अब सेम रहेगी. ठीक है. सिर्फ क्या हो रहा है, आपका करंट जो है कॉइल में का वो रिवर्स हो रहा है, उसकी वजह से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका रिवर्स हो जाएगा. ठीक है. सो कॉन्सिक्वेंटली द पॉइंटर विल ट्राई टू डिफ्लेक्ट बिलो जीरो, तो उसकी वजह से कभी कभी पॉइंटर आपका जीरो से जीरो के बिलो भी वो पॉइंटर आपका डिफ्लेक्ट हो सकता है. ठीक है. नाउ द डिफ्लेक्शन इन दिस डायरेक्शन इज प्रिवेंटेड बाय अ स्प्रिंग स्टॉप, जो दो स्प्रिंग हमने बिठाए हैं यहाँ पे. ठीक है. एक कंट्रोल स्प्रिंग, एक अपर कंट्रोल स्प्रिंग है, एक लोअर कंट्रोल स्प्रिंग है. तो उसमें से एक कंट्रोल स्प्रिंग जो है रहेगी स्टॉप कंट्रोल स्प्रिंग, वो क्या करेगी, वो डिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करेगी, पॉइंटर के डिफ्लेक्शन को वो प्रिवेंट करेगी. ठीक है. नाउ सिंस द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रिवर्सेस विद द रिवर्सल ऑफ करंट इन द कॉइल, ठीक है, तो भी आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रिवर्स हो रहा है, किसकी वजह से रिवर्स हो रहा है, विद द रिवर्सल ऑफ करंट इन द कॉइल. तो सच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड टू मेजर डायरेक्ट करंट एंड वोल्टेज ओनली. तो उसकी वजह से ऐसे टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हमें डायरेक्ट करंट या फिर वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज करने होते हैं. ठीक है. तो ये सिंपल वर्किंग दिया है आपके ईएमएमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट का. ठीक है. तो इसमें कुछ डाउट है आपको कंस्ट्रक्शन में या फिर वर्किंग में तो आप मुझे पूछ सकते हैं. ठीक है. नाउ विल सी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. ठीक है. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होते हैं उसके कुछ फॉर्मूले हैं यहाँ पे, वो हमें देखना है. ठीक है. सो अ करंट carrying moving coil is placed in between the air gap of permanent magnet of soft iron cylinder. एक करंट कैरिंग मूविंग कॉइल को क्या करना है अपने को, जो एयर गैप है परमानेंट मैग्नेट ऑफ सॉफ्ट आयरन सिलेंडर का, उसमें हमें एक करंट कैरिंग मूविंग कॉइल को प्लेस करना है. ठीक है. एयर गैप में परमानेंट मैग्नेट सॉफ्ट आयरन सिलेंडर के एयर गैप में हमें करंट कैरिंग मूविंग कॉइल को प्लेस करना है. ठीक है. Hence, तो फोर्स इज एक्सर्टेड ओवर द कॉइल. तो वहां पे क्या होता है अपना, जब हम करंट कैरिंग कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो कॉइल के ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय फॉर्मूला. उसका फॉर्मूला ये है, वो फोर्स के मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू एन बी आई एल. N is the number of turns of the moving coil, P is the flux density of the magnetic field produced by the permanent magnet in Weber per meter. N आपके नंबर ऑफ टर्न्स आहे मूविंग कॉइल की. ठीक आहे. P म्हणजे काय, फ्लक्स डेन्सिटी जी आहे मॅग्नेटिक फील्डची प्रोड्यूस बाय द परमनंट मॅग्नेट इन वेबर पर मीटर. हे फ्लक्स डेन्सिटीचं युनिट आहे वेबर पर मीटर. तर हे बी न डिनोट केलेलं आहे आपण. नंतर आय म्हणजे आपला करंट आहे, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इन एम्पियर मध्ये मेजर करायचा तो करंट. Then L is the length of the coil cutting the magnetic flux in meters. L ही लेंथ आहे कॉइलची, मीटर्स मध्ये मेजर करायची. आणि F is the force exerted over the coil in न्यूटन. F आपला फोर्स असणार आहे कॉइलवरचा, तो न्यूटन मध्ये मेजर करणार आहे. ठीक आहे. सो दिस फोर्स ऍक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन टू कॉइल साइड्स
प्रोड्युसिंग द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. हा जो फोर्स आहे तो अपोजिट डायरेक्शन वरती ज्या दोन कॉइल साइड्स आहेत त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन वरती हा फोर्स ऍक्ट होत असतो, त्यामुळे तिथं आपला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होणार है. ये जो फोर्स है आपका वो दो कॉइल साइड जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे एक्ट होता है, उसकी वजह से वहां पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है. और वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का सिंपल फॉर्मूला है यहाँ पे टी डी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस. तो फोर्स का फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा है NBIL और डिस्टेंस आपका 2r रहेगा. दो कॉइल साइड से एक कॉइल साइड का डिस्टेंस आपका r रहेगा, ठीक है. तो दो कॉइल साइड का डिस्टेंस कितना रहेगा 2r. 2r इंटू NBL इंटू I, ठीक है. नाउ r इज द डिस्टेंस ऑफ द वन कॉइल साइड फ्रॉम द स्पिंडल इन मीटर्स. यहाँ पे दिया है मीनिंग r का. या r क्या है? डिस्टेंस है एक कॉइल का, जो स्पिंडल है आपका वहां से एक कॉइल साइड का जो डिस्टेंस है वो r से डिनोट किया है, ठीक है. नाउ रिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखेंगे अपन? ये जो पूरे टर्म्स है आपके कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है. 2r NBL. सो उसके बजाय हम एक KD यानी आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कांस्टेंट लेंगे वहां पे, इंटू I रहेगा, ठीक है. सो KD का फॉर्मूला क्या रहेगा? 2r NBL न्यूटन मीटर पर एम्पियर, ठीक है. और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये इक्वेशन से अपन बोल सकते हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है. समझ में आया? तो इसमें कुछ डाउट? ठीक है. तो इसमें कौन सी मेथड यूज किया है कंट्रोल टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए? आपको यहाँ पे ध्यान में आना चाहिए कि यहाँ पे स्प्रिंग कंट्रोल मेथड यूज किया है, ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए. तो उसकी वजह से कंट्रोलिंग टॉर्क देखो यहाँ पे नीचे दिया है, कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस बाय स्प्रिंग कंट्रोल मेथड, हेंस TC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा. TC किसको प्रोपोर्शनल रहेगा? थीटा को, वेयर थीटा इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर इन डिग्रीज. हमने ये दोनों फॉर्मूले ऑलरेडी स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल में देखे हैं, ठीक है. स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में TD प्रोपोर्शनल था I को, ठीक है, और TC किसको प्रोपोर्शनल था? थीटा को. तो एट स्टेडी स्टेट कंडीशन में अपने को मालूम है क्या होता है, TD एंड TC इक्वल होते हैं. तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा है देखो कि हियर TC is equal to K into theta, where K is the spring control constant in Newton meter per degree, ठीक है. And pointer of the meter shows steady reading when पॉइंटर स्टेडी रीडिंग शो करेगा जब अपना कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल हो जाएंगे, यानी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन रीच होगी. अब थीटा किसको प्रोपोर्शनल में आएगा? I को, ठीक है. तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क ऐसे आपके यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं और इसके छोटे से ये फॉर्मूले हैं, ठीक है. समझ में आया? कुछ डाउट इसमें? ठीक है. तो ये है आपका परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है. नाउ इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, ये देखेंगे अपन, और इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी है, ठीक है. उसमें फर्स्ट एडवांटेज है लो पावर कंजम्पशन. इसका पावर कंजम्पशन कैसे होता है? लो होता है. देन इसकी स्केल यूनिफॉर्म स्केल है, एक्सटेंडेड ओवर एन आर्क ऑफ 270 डिग्री और सो ऑन. इसकी यूनिफॉर्म स्केल है और एक्सटेंडेबल है ओवर एन आर्क ऑफ 270 डिग्री से ज्यादा होती है स्केल, या फिर उससे भी ज्यादा हो सकती है, ठीक है. देन हाई टॉर्क टू वेट रेशो होता है. नो हिस्टेरेसिस लॉस नहीं होते हैं. व्हाट इज हिस्टेरेसिस लॉस? द लॉस इज टेकिंग प्लेस इन दी हिस्टेरेसिस लूप of a magnetic material, that losses are called as hysteresis loss, ठीक है. Then ये मैग्नेटिक सर्किट में आपको हिस्टेरेसिस लॉसेस आते हैं, ठीक है. देन नेक्स्ट एडवांटेज है वेरी इफेक्टिव एंड इफिशिएंट एडी करंट डैम्पिंग. इसमें जो डैम्पिंग यूज होती है वो एडी करंट डैम्पिंग होती है, जो कि एक बहुत ही इफेक्टिव और इफिशिएंट एडी करंट डैम्पिंग है, ठीक है. Then next, not affected much by stray magnetic fields due to strong operating field. यहाँ पे स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का कुछ भी अफेक्ट नहीं होता है क्योंकि यहाँ की ऑपरेटिंग फील्ड आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है. हे काही त्याचे ऍडव्हान्टेजेस आहेत, अतिशय सोपे ऍडव्हान्टेजेस आहेत. पॉवर कंझम्पशन लो आहे, युनिफॉर्म स्केल आहे, हाय टॉर्क टू वेट रेशो आहे, हिस्टेरेसिस लॉसेस नाहीये त्याच्यामध्ये,
नंतर आपली ईडी करंट डॅम्पिंग यूज होते याच्यामध्ये, जे की अतिशय एफिशियंट आणि इफेक्टिव्ह आहे. ठीक आहे. नंतर याच्यामध्ये कुठल्याच स्टे मॅग्नेटिक फील्डचा अफेक्ट होत नाही, कारण इथली ऑपरेटिंग फील्ड अतिशय स्ट्रॉंग असते. डिसएडव्हान्टेजेस आहे त्याचे कॉस्टलियर कम्पेअर टू मुव्हिंग आयर्न इन्स्ट्रुमेंट. मुव्हिंग आयर्न इन्स्ट्रुमेंट पेक्षा हे कॉस्टलियर असतं ड्यू टू डेलिकेट कन्स्ट्रक्शन अँड ॲक्युरेट मशीनिंग अँड असेंब्ली ऑफ व्हेरियस पार्ट्स. याची कॉस्ट जास्त कशामुळे आहे, कारण कन्स्ट्रक्शन डेलिकेट आहे, ॲक्युरेट मशीनिंग आहे आणि असेंब्ली जी आहे व्हेरियस पार्टची, त्यामुळे याची कॉस्ट थोडीशी जास्त असते एमआय टाईपच्या इन्स्ट्रुमेंट पेक्षा. पहिला डिसएडव्हान्टेज आहे. दूसरा डिसएडव्हान्टेज आहे सम एरर अराइज ड्यू टू द एजिंग ऑफ कंट्रोल स्प्रिंग. ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर राइज हो सकता है ड्यू टू एजिंग ऑफ कंट्रोल स्प्रिंग. यानी अगर बहुत साल पुराने अगर अगर पीएमएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो, बहुत साल हो चुके हैं उसको, तो एजिंग के वजह से वहां पे कुछ एरर अराइज होने के चांसेस हो सकते हैं. एंड द परमानेंट मैग्नेट और कंट्रोल स्प्रिंग के एजिंग की वजह से वहां पे एरर्स अराइज होने के चांसेस होते हैं. ठीक है. देयर यूज लिमिटेड टू डीसी ओनली. ये जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, ये हम सिर्फ डीसी मेजरमेंट के लिए ही यूज करते हैं. यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है. पीएमएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट जो है वो डीसी मेजरमेंट के लिए ही हम यूज कर सकते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट, scale length of the meter can be increased from 120 degree and 240 degree or even 270 degree or 300 degree. Scale length को भी हम मीटर के इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है. 120 एंड 120 से 240 या फिर अब इवन 270 से 300 तक उसको इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है. ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं पीएमएमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट की. देन नेक्स्ट, एप्लीकेशंस. एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होता है ये इंस्ट्रूमेंट? पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज एज अ डीसी एमीटर. ये डीसी एमीटर बोल के यूज होता है लैब में अपने. डीसी एमीटर अलग होता है, डीसी वोल्ट मीटर अलग होता है, आपका एसी का एमीटर अलग होता है, एसी का वोल्ट मीटर अलग होता है. ये नोटेशंस आपको वहां पे जो डायल होता है उसके ऊपर दिए होते हैं और उससे आपको ये आइडेंटिफाई करना आता है कि वो पीएमएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट है या फिर एमआई टाइप का इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है. And its range can be increased by using a large number of turns in parallel with the instrument. उसकी रेंज भी हम इंक्रीज कर सकते हैं पीएमएमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट की. उसके लिए क्या करना होगा अपने को? लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो पैरेलल में लगाने होंगे आपके इंस्ट्रूमेंट के. ठीक है. इंक्रीज लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स को आपको इंस्ट्रूमेंट्स के पैरेलल में लगाने होंगे, तब आपकी रेंज भी यहाँ पे बढ़ाई जा सकती है. ठीक है. ये एक एप्लीकेशन है, डीसी एमीटर बोल के यूज होता है. सेकंड, द रेंज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट व्हेन यूज्ड एज अ डीसी वोल्ट मीटर कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट. अगर वो डीसी वोल्ट मीटर बोल के यूज कर रहे हो आप पीएमएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट, तो उसकी रेंज एक्सटेंड करने के लिए आपको वहां पे एक हाई रेजिस्टेंस उसकी सीरीज में डालना होगा. ठीक है. यहाँ पे आपको डीसी एमीटर की रेंज एक्सटेंड करनी है, तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो पैरेलल में डालने हैं इंस्ट्रूमेंट के. और अगर आपको डीसी वोल्ट मीटर की रेंज इंक्रीज करनी है तो आपको हाई रेजिस्टेंस इसके सीरीज में डालना है. ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है. आगे हम वो पॉइंट देखने वाले हैं, एक्सटेंशन रेंज ऑफ डीसी एमीटर एंड डीसी वोल्ट मीटर. ये पॉइंट हम आगे देखने वाले हैं. ठीक है. ये है आपका पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट. उसका कंस्ट्रक्शन देखा हमने, उसका वर्किंग देखा, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड लास्ट में एप्लीकेशंस देखे. ठीक है. सो विल स्टॉप हियर. ठीक है. जो नेक्स्ट टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, दैट इज एमआई इंस्ट्रूमेंट, दैट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है. थैंक यू.